नमस्कार, मैं डॉक्टर मलखान सिंह आज की इस इकाई में भारतीय समाज और प्रेमचंद का आदर्श इस विषय पर बातचीत करूंगा। मुझे विश्वास है कि यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज के इस व्याख्यान की रूपरेखा इस तरह से होगी। हम पहले उद्देश्य बताएंगे, प्रस्तावना, परिवार और समाज क्या है, मानवीय मूल्य क्या है, ग्रामीण अस्मिता और संयुक्त परिवार क्या है, और फिर सारांश बताएंगे। तो इस तरह से एक बातचीत का हमारा एक क्रम होगा। तो मित्रों, इस इकाई के अंतर्गत प्रेमाश्रम उपन्यास में चित्रित समाज के विविध आयामों, स्वरूपों को जानने की कोशिश करेंगे तथा उन मानवीय मूल्यों, आदर्शों की पड़ताल करेंगे जो जीवन को बेहतर बनाते हैं। मुक्ति की नई चेतना के साथ बिखरते पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को बचाना ही इस उपन्यास का मूल उद्देश्य है, क्योंकि इनके बिना स्वराज का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इस उपन्यास में प्रेमचंद एक पात्र के माध्यम से कहलाते हैं कि विद्या का फल यह होना चाहिए कि मनुष्य में धैर्य और संतोष का विकास हो, ममत्व का दमन हो, हृदय उदार हो, ना कि स्वार्थपरता, क्षुद्रता और शीलहीनता का भूत सिर पर सवार हो या चढ़ जाए। प्रेमाश्रम गांव किसान पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास में किसान एवं जमींदार के संबंध के चित्रण के साथ साथ जमींदार की पारिवारिक कथा भी दी गई है। इसमें एक तरफ किसानों की आर्थिक तथा सामाजिक विषमता तथा जमींदारों द्वारा उनके शोषण उत्पीड़न का चित्रण है, तो दूसरी तरफ मनोहर, बलराज, कादिर का विद्रोह तथा किसानों की सेवा के लिए जमींदार प्रेम शंकर और माया शंकर का त्याग है। यह उपन्यास यथार्थ और आदर्श की व्यावहारिक जमीन पर विकसित होता है। वस्तुतः प्रेमचंद यथार्थ, संघर्ष और स्वप्न के बीच मनुष्य के चरित्र का निर्माण करने वाले, मूल्यों की खोज करने वाले लेखक हैं। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जासूसी, अय्यारी, तिलस्मी या मनोरंजन के माहौल से बाहर निकाला। उन्होंने इस उपन्यास को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। उपन्यास की परिभाषा देते हुए प्रेमचंद ने लिखा कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमाश्रम उपन्यास में लेखक समाज के विविध पात्रों को उनकी मनोदशाओं के साथ प्रस्तुत किया है। ये पात्र सामाजिक वास्तविकता को उजागर करते हैं, तो दूसरी तरफ मानव जीवन को सार्थक बनाने वाले मूल्यों के वाहक बनते हैं। इनका चित्रण पूरी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता के साथ किया गया है। इस प्रकार प्रेमाश्रम उपन्यास में यथार्थ और आदर्श दोनों का समावेश मिलता है। यथार्थ अर्थात जो कुछ सामने है, और आदर्श अर्थात जो होना चाहिए। इन दोनों के संयोग से ही कोई रचना उच्च कोटि की हो सकती है। प्रेमचंद ने इसे आदर्शोन्मुख यथार्थ कहा है। यदि किसी रचना में केवल यथार्थ का चित्रण होगा तो उससे पाठक को अरुचि हो सकती है, क्योंकि मानव स्वभाव की एक विशेषता यह भी है कि वह जिस छल और क्षुद्रता और कपट से घिरा हुआ है, उसी की पुनरावृत्ति उसके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकती। वह थोड़ी देर के लिए ऐसे संसार में उड़कर पहुंच जाना चाहता है जहां उसके चित्त को कुत्सित भावों से निजात मिले। वह भूल जाए कि मैं चिंताओं के बंधन में पड़ा हुआ हूँ, जहाँ उसे
सज्जन, सहृदय, उदार प्राणियों के दर्शन हों, जहाँ छल और कपट विरोधी वैमनस्य का ऐसा प्राधान्य न हो। कुछ विचार नामक लेख में प्रेमचंद ने ये विचार रखे। सवाल ये है कि केवल आदर्श की अगर स्थापना की जाएगी तो उससे भी एक संकट खड़ा हो जाएगा, यानी हमारी कथा वास्तविकता से दूर चली जाएगी। इसलिए आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है, लेकिन जहां आदर्शवाद में यह गुण है वहां इन बातों की भी शंका है कि हम ऐसे चरित्रों को न चित्रित कर बैठें जो सिद्धांतों की मूर्ति मात्र हों, अर्थात वहां वास्तविक स्थिति समाप्त हो जाएगी। इसलिए यथार्थ एवं आदर्श का उचित समावेश होना ही चाहिए। प्रेमचंद ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस उपन्यास की रचना की है। प्रेमाश्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले परिवार और समाज के स्तर पर बात कर सकते हैं। परिवार और समाज की स्थिति कैसी है? आप देखेंगे कि प्रेमाश्रम उपन्यास किसान जीवन के यथार्थ पर आधारित उपन्यास है। इसमें लखनपुर गांव के किसानों पर हो रहे जुल्म और उनके विरुद्ध किसानों के संघर्ष दोनों का प्रभावशाली चित्रण के साथ साथ पारिवारिक स्थिति का यथार्थ भी उद्घाटित किया गया है। वह चाहे जमींदार के घर का विघटन हो या मनोहर के घर की स्थिति हो, इसमें एक तरफ वे संयुक्त परिवार के विघटन का दर्द है रचते हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक विसंगतियों द्वारा उत्पन्न त्रासद स्थितियां और उनके भीभत्स रूप को सामने लाते हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार को बचाना मतलब समाज को बचाना है। इसलिए प्रेमचंद परिवार और समाज को पृथक करके नहीं चलते। वे दोनों को बचाने की चिंता में कलम चलाने वाले लेखक हैं। इस उपन्यास में जब प्रभाशंकर और ज्ञान शंकर के मध्य बंटवारे की स्थिति पैदा हो जाती है और ज्ञान शंकर अलग होना ही चाहता है हर हाल में, तो प्रभाशंकर जो उसके चाचा हैं यह सुन करके बेहद दुखी हो जाते हैं और यह सोच सोच करके वे और अधिक दुखी हो जाते हैं कि अगर आज उसके बड़े भाई होते तो क्या सोचते, समाज क्या कहेगा कि एक घर में बंटवारा हो गया, एक साथ रहना ही नहीं आ पाया। प्रभाशंकर कहते हैं कि मैं ऐसा निर्लज्ज नहीं हूं कि अपने घर की फूट का ढिंढोरा पीटता फिरूं। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि वे बंटवारे के खिलाफ थे, वे बंटवारा पसंद नहीं करते थे। और यह प्रसंग इस ओर संकेत करता है कि भारत का जो समाज है, भारतीय समाज है, उस समाज की जो सबसे छोटी इकाई परिवार है, वह परिवार सिर्फ उत्पादन के वह सिर्फ रहने का गुजर बसर का केंद्र नहीं है, बल्कि वह उत्पादन का भी केंद्र है, बल्कि वह एक सामूहिक अस्मिता का प्रतीक भी है। और इसलिए प्रेमचंद जानते थे कि अगर यह इकाई टूट जाएगी तो समाज का ताना बाना, समाज में जो मूल्य हैं वो बिखर जाएंगे। इसलिए वे समाज की विसंगतियों के विरुद्ध एक तरफ संघर्ष दिखाते हैं तो दूसरी तरफ वे परिवार को बचाने की जद्दोजहद भी करते हुए दिखाई देते हैं। वस्तुतः ग्रामीण जीवन के भीतरी बाहरी संघर्ष का आख्यान है प्रेमाश्रम। इस उपन्यास की सामाजिक संरचना के अंतर्गत मुख्य रूप से किसान, जमींदार, कर्मचारी, स्त्री, दलित की भूमिका देखने को मिलती है। किसान वर्ग में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि सबसे प्रमुख पात्र के रूप में मनोहर, बलराज और कादिर का नाम हम ले सकते हैं। बलराज तो पूरी तरह से संपूर्ण अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पात्र है, तो कादिर भी चुप रहने वाला पात्र नहीं है। मनोहर भी इस संघर्ष का बराबर का साथी है और
इसमें जो अन्य जमींदार वर्ग है उसके अंतर्गत अगर आप देख सकते हैं ज्ञान शंकर, प्रेम शंकर, प्रभा शंकर, माया शंकर, इनके नाम ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के अंतर्गत ज्वाला सिंह, दया शंकर का नाम ले सकते हैं। स्त्रियों में बिलासी, गायत्री, विद्या का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। दलित में रंगी और भोला का जिक्र किया जा सकता है। अन्य पात्रों में गौस खां, फैजू, करतार सिंह के भी नाम लिए जा सकते हैं, यद्यपि पात्रों की संख्या 40 से भी ज़्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि वे कौन से असामाजिक तत्व हैं जिनके कारण गांव बर्बाद हो गए हैं या गांव बर्बाद हो रहे हैं, और वे कौन से मूल्य हैं जिनके कारण गांव अंततः जीत जाता है। विचार विमर्श का आज का जो मुख्य मुद्दा है यही है। विचार विमर्श का जो मुख्य मुद्दा इस उपन्यास में है वो यही है। इसे समझने के लिए कथा के 3 पहलू की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 3 मुख्य आयाम दिखाई देते हैं। एक यह कि उसमें जागृत और संगठित समाज है तो कितना है, और नहीं है तो कितना है, यह कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। दूसरा, उनमें न्याय के लिए संघर्ष की भावना कितनी है। और तीसरा, अगर वो संघर्ष करते भी हैं तो किन मूल्यों और आदर्शों में निष्ठा रखकर करते हैं, किन मूल्यों और आदर्शों को पकड़ करके करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस पूरी उपन्यास का कलेवर इन 3 स्थितियों में विकसित होता है, आगे बढ़ता है। इसमें एक समाज दिखाई देता है जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, और फिर वह जागृत होता है, उसको अपना यथार्थ बोध होता है, फिर वह संगठित होता है, और सिर्फ संगठित हो नहीं होता है, न्याय के लिए संगठित होकर संघर्ष करता है। परंतु इस संघर्ष में उसे विजय मिलती है, उसकी जीत होती है, तो वो किन मूल्यों और आदर्शों के धरातल पर होती है, वो कौन से मूल्यों और आदर्शों के बल पर जीत जाते हैं, इस पर बात होगी। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कि प्रेमचंद किसान जीवन के यथार्थ और उस यथार्थ की विद्रूपताओं के विरुद्ध संघर्ष की मशाल जलाने वाले लेखक तो थे ही। उनका लेखन अन्याय, उत्पीड़न, भेदभाव और अपमानजनक स्थितियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए उद्वेलित करने वाला लेखन था। वे किसानों की पीड़ा को शिद्दत से महसूस करते थे। उन्होंने जान लिया था कि किसानों की समस्याओं को टुकड़ों में नहीं समाप्त किया जा सकता, इसके लिए व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। और यह कैसे संभव है? जब तक पढ़े लिखे और संवेदनशील लोग परिवर्तन की इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और यही बात गांधी जी हिंद स्वराज में कहते थे। इस संदर्भ में इस उपन्यास का पात्र प्रेम शंकर ठीक कहता है कि इसमें इनका कोई दोष नहीं है, प्रथा का दोष है। हमारे समाज का वह भाग जो बल बुद्धि विद्या में सर्वोपरि है, जो हृदय और मस्तिष्क के गुणों से अलंकृत है, केवल इसी प्रथा के बस आलस्य, विलास और अविचार के बंधनों में जकड़ा हुआ है। कौन सी प्रथा की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारा कोई दायित्व नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम आनंद पूर्वक जिएं, हमें दूसरों के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं। प्रेमचंद हो या महात्मा गांधी हो या विवेकानंद हो, ये समाज के उस तबके को भी झिझोड़ते हैं, उस तबके को भी जागृत करते हैं जो हर तरह से समृद्ध है, सामर्थ्यवान है। अगर वह खड़ा हो जाएगा इन दयनीय लोगों के पक्ष में, तो निश्चित है समाज में परिवर्तन की जो मुहिम चलती है वह एक दिन सफल होती है। तो पीड़ित वर्ग को संगठित प्रतिरोध के लिए जागरूक करना, उसे एकजुट करना, एक तो यह तथ्य सामने आता है। दूसरा, शोषक वर्ग के संवेदनशील लोगों को परिवर्तन की इस मुहिम का हिस्सा बनाना। दूसरा बिंदु ये इस पूरी कथा की हलचल से सामने आता है। और तीसरा, अपनी आंतरिक कमजोरी से मुक्ति। अपनी आंतरिक कमजोरी यानी सिर्फ वो समाज सुधार का या परिवर्तन का बड़ा नारा ही नहीं लगाते,
वो व्यक्ति को उन कमजोरियों की ओर भी इशारा करते हैं जो उसे इस परिवर्तन का हिस्सा नहीं होने देती, जो कहीं ना कहीं उसे भीरू और कमजोर बनाती हैं, उसे उसके अंदर का साहस मजबूत नहीं हो पाता, जिनके कारण। तो इस तरह इन 3 बिंदुओं के आधार पर प्रेमचंद अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं और यही प्रेमचंद के इन 3 बिंदुओं के आधार में प्रेमचंद का समाज निर्मित होता है और वह समाज सक्रिय होता है और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। प्रेमाश्रम उपन्यास में आचरण की पवित्रता पर बल दिया गया है। मैं अगर आदर्शों की बात करूं, उन मूल्यों की बात करूं कि किन किन आदर्शों और मूल्यों की स्थापना होती है इस उपन्यास में, तो सबसे पहला बड़ा मूल्य है वो है आचरण की पवित्रता। लेखक उसे ही सदपात्र मानता है, अच्छा पात्र मानता है, जिसकी कथनी करनी में भेद न हो। इस उपन्यास में प्रेम शंकर और ज्ञान शंकर 2 सगे भाई हैं। प्रेम शंकर का मानवतावादी आचरण सबके लिए एक आदर्श है। प्रेम शंकर के सम्मुख जाते ही हृदय ओस बिंदुओं से धुले हुए फूलों के सदृश निर्मल हो जाता है, निखर उठता है। उस सरल संतोषमय कामना रहित जीवन के सामने उन्हें अपनी धन लालसा तुच्छ मालूम होने लगती है, जबकि ज्ञान शंकर धन लोलुप, हृदयहीन, आत्म केंद्रित खल पात्र है, जो केवल बड़ी बड़ी बातें करता है किंतु आचरण उसके विपरीत करता है। दया शंकर का रिहा होना उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह आदर्शवादी बातों की आड़ में अपने कपट को छिपाकर कहता है, यह कहने में भी मुझे संकोच नहीं कि भातृ स्नेह की अपेक्षा मेरी दृष्टि में राष्ट्रहित का महत्व सर्वाधिक है, और जब इन दोनों में विद्रोह होगा तो मैं राष्ट्रहित को सर्वाधिक महत्व दूंगा, उसकी ओर झुकूंगा। जब एक व्यक्ति विशेष से जनता का अपकार होता है तो हमारा धर्म है कि उस व्यक्ति का तिरस्कार करें और उसे सीधे मार्ग पर लाएं, चाहे वो कितना ही आत्मीय क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही अपना व्यक्ति क्यों ना हो। इन पंक्तियों में उसका राष्ट्र प्रेम और उसके मनुष्यत्व का उच्च आदर्श हास्यास्पद जान पड़ता है, जिसके आधार पर वह ज्वाला सिंह को लज्जित करना चाह रहा था। विद्यावती सोच रही थी कि विद्याशंकर हृदय का कितना काला और कितना धूर्त है। इस तरह से आप देखेंगे कि प्रेमचंद अपने पात्र जो महत्वपूर्ण आदर्श की स्थापना करते हैं वो है कि सदाचरण, यानी आचरण की सभ्यता। इसके कारण पर एक बार विचार करते हुए भी वो क्या ऐसा व्यक्ति क्यों हो जाता है, इसके उत्तर में प्रेमाश्रम का पात्र प्रभाशंकर कहते हैं कि उससे क्या कहूँ, सुने भी, वह पश्चिमी सभ्यता का मारा हुआ है जो लड़के को बालिग होते ही माता पिता से अलग कर देती है। उसमें वह शिक्षा पाई है जिसका मूल तत्व स्वार्थ है। उसमें अब दया, विनय, सौजन्य कुछ भी नहीं रहा। वह अब केवल अपनी इच्छाओं का, इंद्रियों का दास है। इस कथन से आप समझ गए होंगे कि प्रेमचंद का संपूर्ण लेखन पाशविक वृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष का लेखन है, मानवीय मूल्यों की हिमायत का लेखन रहा है। एक जगह वो कहते हैं कि फैजू जानता था कि पत्थर दबाने से तेल न निकलेगा, लेकिन इन अत्याचारों से उसका उद्देश्य गांव वालों का मान मर्दन करना था। इन दुष्कृत्यों से उसकी पशु वृत्ति को असीम आनंद मिलता था। ये जो जमींदार का करिंदा था, वह जब ग्रामीणों को सताता था तो उसकी इस पशु वृत्ति में उसको बहुत आनंद मिलता था। प्रेमचंद इसी पशु वृत्ति के विरुद्ध लिखते हैं, इसी पशु वृत्ति के विरुद्ध व्यक्ति को संस्कारित करने वाला लेखन है उनका लेखन। एक बिंदु और की ओर मैं आपका और ध्यान आकर्षित करूंगा कि किस तरह से प्रेमचंद ग्रामीण अस्मिता की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वे उजड़ते गांव जहान के लेखक थे। प्रेमचंद के उपन्यास में प्रेमचंद के गांव जिरह करते हैं, संवाद करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं।
वे अपने लेखन में घटनाओं दृश्यों को थोपते नहीं हैं, उसकी सजीवता, गतिशीलता और संघर्षशीलता के साथ उसको चित्रित करते हैं। वे यथार्थ की जमीन में खड़े होकर भविष्य की संभावनाएं तलाशने वाले लेखक थे। वे गांव के मुहावरे में गांव की अस्मिता का रेखांकन करने वाले लेखक थे। इसलिए इस उपन्यास में अंततः गांव की जीत होती है। अब गांव की जीत होती है तो कैसे होती है, कैसे गांव जीतेगा, कौन से वो मूल्य हैं जो लोगों को जिताता है या विजय प्राप्त कराता है। वो है मूल्य जिस पर सर्वाधिक प्रेमचंद का बल था, पारिवारिक व सामाजिक एकता। जब से दुनिया का थोड़ा बहुत हाल जानने लगा हूँ, मुझसे अन्याय नहीं देखा जाता। जब किसी जबरे को किसी गरीब का गला दबाते देखता हूँ तो मेरे बदन में आग सी लग जाती है, परंतु वह जानता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। गांव की अधिकांश समस्याओं का कारण आपसी मतभेद है। कादिर इससे भली भांति समझता है। वो कहता है कि गांव में फूट ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक सामान्य पात्र दुखरन भी इस एकता के महत्व को जानता है और वो कहता है कि मेल बड़ी चीज है। इसलिए प्रेमचंद गांव की उस ताकत की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो उसकी एकता में निहित है। वे ठीक कहते हैं कि पारस्परिक स्नेह और सहृदयता ही ग्राम्य जीवन का एक शुभ लक्षण है। वो जो प्रेमाश्रम उपन्यास में वो जो दूसरे मूल्य को स्थापित करते हैं, वह दूसरा मूल्य है समता और सम्मान का भाव। वे समानता और सम्मान के पक्षधर लेखक हैं। वे समाज में किसी प्रकार के भेदभाव की हिमायती लेखक नहीं हैं। इस उपन्यास में जब एक मजदूर हलवाहा घर में खाना खाने के लिए आता है तो बलराज की माँ सिर्फ बलराज को दूध देती है, क्योंकि उस दिन दूध नहीं था ज़्यादा, उसे नहीं देती। तो बलराज उस दूध के कटोरे को फेंक देता है और क्या कहता है, कहता है कि जो हमसे अधिक काम करता है उसे हमें अधिक खाना देना चाहिए। हमने तुमसे बार बार कह दिया है कि रसोई में जो कुछ थोड़ा बहुत हो वह सबके सामने आना चाहिए। अच्छा खाए तो सब खाए, बुरा खाए तो सब खाए, लेकिन तुम्हें ना जाने क्या हो जाता है कि यह बात भूल जाती हो। अपनी माँ से कहता है, अब याद रहेगी, रंगी कोई बेगार का आदमी नहीं है, घर का आदमी है। वह मुंह से चाहे ना कहे पर मन में अवश्य कहता होगा कि छाती फाड़कर काम मैं करूं और मूछों पर ताव देकर खाएं ये लोग। ऐसे दूध घी खाने पर लानत है। ये जो लानत की भाषा है, ये जो लानत धिक्कारने की भाषा है, यह जो धिक्कारने का साहस है, यही प्रेमचंद के लेखन की नई चेतना है और यही एक नए मूल्य का निर्माण करता है। किस तरह एक गांव की सामाजिक संरचना में एक मजदूर के पक्ष में समानता और सम्मान का भाव यहाँ मुखरित होता है। दूसरे मूल्य की अगर बात करूं मैं तो श्रम, साहस और स्वाभिमान। प्रेमचंद के संपूर्ण लेखन में श्रम और साहस और स्वाभिमान के प्रति आदर भाव मिलता है। इसे एक उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं कि जब बलराज कहता है कि अपने पसीने की रोटी खाऊंगा और अकड़ कर चलूंगा, अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसकी आंख निकाल लूंगा। यह जो पसीने की रोटी खाना है, यह अपने श्रम के प्रति आदर भाव भी है और श्रम के प्रति विश्वास भी है। और अकड़ कर चलना यह घमंड नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान है। और कोई आंख दिखाएगा यानी कोई उत्पीड़न करेगा, कोई सताएगा तो उससे उसका प्रतिकार करेगा, उसके विरुद्ध संघर्ष करेगा। यह संघर्ष की भावना है। तो इस तरह से प्रेमचंद अपने इस उपन्यास में अनेक मूल्यों की स्थापना करते हैं। एक जगह मैं अगर बात करूं, थोड़े थोड़े बड़े बड़े बातें कर दूं यहाँ पर क्योंकि समय कम है, तो वो इसमें सबसे बड़ा मूल्य जो सामने आता है कि इस कथा में जितने भी खल पात्र हैं,
जितने भी इस कथा में जितने भी ऐसे पात्र हैं जो समाज में अन्याय और उत्पीड़न के लिए दोषी हैं, वो उन सब का हृदय परिवर्तन होता है। वो सब बाद में किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं, किसानों की लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं और उन सब के खड़े होने के कारण किसानों की जीत होती है। तो ये हृदय परिवर्तन का यह जो सिद्धांत था, हृदय परिवर्तन का यह जो आदर्श है, यह उस समय के गांधीवादी आंदोलन से प्राप्त था। यह गांधीवादी आंदोलन का आदर्श था जिनमें लोगों को ये विश्वास था कि लोग अपना हृदय बदलें, लोग अपना मन बदलें और गरीबों के पक्ष में, उनकी उन्नति के पक्ष में भी सोचें। सिर्फ हृदय नहीं बदलता, बल्कि प्रेमचंद के पात्र संकल्प व्यक्त करते हैं। एक जगह डॉक्टर प्रेमनाथ कहते हैं कि तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि अब किसी गरीब को न सताएंगे, किसी से जबरदस्ती बेगार न लेंगे और जिसका सौदा लेंगे उसको उचित दाम देंगे। इस प्रकार सत्यनिष्ठा की बात हो या प्रतिबद्धता की बात हो या हृदय परिवर्तन की बात हो, आदि जाने जितने भी मूल्य हैं हमें इस कथा में स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर मैं इस जीवन आदर्श की बात करूं तो एक जगह देखिए क्या कहते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, उनके बाद माध्यम से मैं आपको ये बात समझा सकता हूँ, लेकिन चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो डॉक्टर प्रेमनाथ के बारे में प्रेमचंद का लिखना है कि अब वो पहले से कहीं ज़्यादा कर्तव्यपरायण हो गए थे। काशी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि बहुत दिनों बाद उसे ऐसा प्रजावत्सल सहृदय डॉक्टर, कर्तव्यपरायण डॉक्टर मिला है। तो कहानी में जितने भी पात्र हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उनका एक आदर्शवादी समाधान होता दिखाई देता है। तो अगर मैं इसमें देखिए कर्म सौंदर्य पर भी बल दिया गया है, पाखंड के विरुद्ध भी बात की गई है। तेज शंकर हो, पद्म शंकर हो, ये जो तंत्र मंत्र के चक्कर में शॉर्टकट सफलता का रास्ता तलाशते हैं, प्रेमचंद उन्हें भी अपने पात्र के माध्यम से समझाते हैं। और ये एक युगीन सच्चाई थी। वो कहते हैं कि तुम लोग इस पाखंड में पढ़कर अपना समय व्यर्थ मत गवाओ। इन मंत्रों को जगाकर तुम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चित्त लगाकर पढ़ो, उद्योग करो, सच्चरित्र बनो। धन और कीर्ति का यही महामंत्र है। इस तरह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद का उद्देश्य सिर्फ यथार्थ उद्घाटन करना और विसंगतियों के विरुद्ध आक्रोश पैदा करना मात्र नहीं था, बल्कि यथार्थ की खुरदुरी जमीन में मानवीय मूल्यों और आदर्शों के बीज बोना भी था। इसलिए जटिल और तनावपूर्ण स्थितियों का समाधान वे आदर्श के धरातल पर करते हैं। प्रेमचंद के साहित्य का आदर्श कोई आयातित या बाहर से आरोपित आदर्श नहीं है। वे उन मूल्यों विचारों के वाहक लेखक हैं जो सदियों से भारतीय जनमानस की जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं। इसलिए प्रेमचंद को तुलसी, कबीर, विवेकानंद, गांधी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लेखक के रूप में जाना जाता है। वे पश्चिम की आत्मकेंद्रित जीवन शैली का विरोध करते हैं। वे संयुक्त परिवार, त्याग, सहिष्णुता, समानता, उदारता, न्याय, भाईचारा, एकता आदि वे मूल्य जिनसे गांव की पहचान बनती है, जिनसे जीवन उन्नतशील बनता है, उन्हें बचाने संजोने वाले लेखक हैं। उनका मानना था यथार्थ का उद्घाटन करना ही साहित्य का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य उन बृहत्तर मूल्यों, सत्यों को रोपित करना है जो मानव को ऊंचा उठाते हैं या मानव को सभ्य और संवेदनशील बनाते हैं। धन्यवाद।